हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाले एकेडमी में मैं सत्येंद्र आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल जीएस वाले एकेडमी में मैं सत्येंद्र सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आगामी 23 जनवरी को जो यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनके सेट पेपर और मॉडल पेपर और प्रीवियस पेपर को आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सके। देखिए बच्चा, लेक्चर को आगे ले जाने से पहले मैं सभी एस्पिरेंट से एक बात बोलना चाहूँगा कि कभी कभार हम अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। ये तो एक जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम क्यों नहीं जीत पाए, हम असफल क्यों हुए। हम विश्लेषण एनालिसिस नहीं करते। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम पढ़ते जाते हैं 16 घंटे 17 घंटे पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि क्या चाहता है एग्जाम, क्या पढ़ना चाहिए। हम लोग सिर्फ बोझ की तरह पढ़ते जा रहे हैं। अगर आप सही तरीके से एक सिस्टम के तहत आप पढ़ोगे तो जरूरी नहीं है 17-18 घंटा पढ़ना पड़े, कम में भी आप अधिक चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। कहने का अर्थ ये है, तरीके से पढ़िए। और तरीके के पढ़ने के क्रम में मैं आपसे ये जरूर बोलना चाहूँगा, जो पढ़ रहे हो उसको आप प्रैक्टिस के माध्यम से, पुराने प्रश्नों के माध्यम से उस पर अध्ययन प्रैक्टिस जरूर करिए। क्योंकि देखिए, पढ़ लेने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। उधर पे कुछ नई चीज़ें आएंगी एग्जाम में, वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। अगर उस ऑब्जेक्टिव पेपर की आप पहले प्रैक्टिस कर लें, तो जो आप अधिगम कर रहे हो, जो भी आपके अधिगम में जो त्रुटि होंगी, एरर होंगे, जो आप भूल करोगे, गलतियाँ करोगे, वो वैसे ही आपकी दूर हो जाएंगी, काफ़ी कुछ हद तक कम हो जाएंगी। और आप अपने लक्ष्य तक प्रभाव के नियम का पालन करते हुए, थोड़ाई के नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। कहने का अर्थ यही है, आज सारी गलतियां कर डालो और धीरे धीरे गलतियां कम होती जाएंगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओगे। तो प्रैक्टिस इज मस्ट होता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। तो ये तो थोड़ी बहुत बात हो गई। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं, और कौन बनेगा करोड़पति की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा बहुत सबके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी करता जाऊंगा क्वेश्चन में। तो आइए स्क्रीन के पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, जहां पर लिखा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं और 5 सेकंड में आप लोग इसका आंसर देंगे। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने आंसर दे लिया होगा, और आंसर आप लोगों ने अनुच्छेद 21A, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन, दिल्ली वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बेटा, पहले जो शिक्षा जो थी ना, और शिक्षा से संबंधित आप अनुच्छेद 45 देखोगे, तो वहां पे अपवंचित वर्गों के लिए शिक्षा से संबंधित कुछ बातें बोली गई हैं। और अनुच्छेद 45 ध्यान से देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। डीपीएसपी के नाम से जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी जो आयरलैंड से लिए गए हैं। चूंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 को प्राप्त करने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। जैसा कि डायरेक्टली बोला गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं न्यायवाद योग नहीं माने जाते। इनकी लड़ाई के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंच के लिए, या अपवंचित जो वर्ग है सभी लोगों को शिक्षा देने के लिए, या समाज की मुख्य धारा में समावेशन करने के लिए, कि सभी को और निशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के लिए, हम लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 21 में एक धारा ए जोड़ी। और उस ए का अर्थ इतना ही है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए संविधान के तहत निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। और राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि अनुच्छेद 21, तो
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है सम्मान के साथ। लेकिन 21A बोले तो वो आपका फंडामेंटल आपका एजुकेशन से संबंधित हो जाएगा 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये था हमारा थोड़ा सा आपके साथ चर्चा हमने करी। और बच्चे आप ये भी जानते होंगे 2009 में पार्लियामेंट में शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट संसद में रखा गया और भाई लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा और फाइनली राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में एक कानून का रूप ले लेगा। अधिनियम यानी कि एक्ट, और एक्ट का अर्थ ये होता है कि कोई भी विधि लोकसभा से पास हो जाए और राज्यसभा से पास हो जाए और फाइनली उस पर राष्ट्रपति मोहर लगा दें और मोहर लगने के बाद वो जो विधि पार्लियामेंट में रखी गई थी अब वो कानून बन चुका है और वो पूरे आपके भारत पे लागू किया जाएगा। इतनी बात हम लोगों ने आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य भी आपका एजुकेशन से संबंधित है। आपका वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, वो आप पॉलिटी पढ़ रहे होगे तो वहां पर आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है। क्रैचमैन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? बच्चा, आप लोग सीटीपी में व्यक्तित्व पर्सनालिटी नामक अध्याय पढ़ोगे, जहां पर दो व्यक्ति आएंगे आपके, पहले सेल्डन और दूसरा क्रैचमर। ये क्रैचमर लिखा है ये भी सही है, कभी कभार उसको क्रैचमर कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब आप व्यक्तित्व नामक अध्याय में जाओगे तो हमारी जो कद काठी है, जिसे हम लोग शरीर गठन बोलते हैं, यानी कि शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दो व्यक्तियों ने पेश किया था। एक था आपका सेल्डन और दूसरे थे आपके क्रैचमर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये शरीर गठन क्या होता है। शरीर गठन का अर्थ हो गया आप कैसे दुबले हो, हट्टे कट्टे हो, बॉडी बिल्डिंग टाइप की हो, या पतले हो लेकिन आपकी मसल्स मांसपेशियां कमजोर हैं, यानी कि मोटे पतले नाटे। यानी कि ये शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दो व्यक्तियों ने, पहले सेल्डन और क्रैचमन नामक महोदय का आता है। ठीक है, तो तीनों के तीनों ऊपर के A B C आपके बिल्कुल सही हैं, यानी कि इसका आंसर आपका दिल्ली होगा। डी आपका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। डी आपका बिल्कुल सही है। दुर्बल यानी कि कमजोर टाइप के लोग, दुबले पतले। सुडोल काय का अर्थ क्या हो गया आपका, आपकी जिनकी मांसपेशियां मजबूत हैं। और गोल का यानी कि स्थूल, यानी कि गोलाकार, मोटे जो होते हैं, कम हाइट के होते हैं, जिनकी गर्दन थोड़ी सी मोटी होती है, ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि खुश मिजाज होते हैं, सब में मिक्स्ड हो जाते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं। ये सारे के सारे गोलकाय और स्थूलकाय के नाम से जानते हैं। अगर तीनों तीनों की बात करूं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी जैसे शब्द देने वाले व्यक्ति विलियम सेल्डन और क्रैचमर ही थे। और ये तीनों के तीनों शब्द आपके ABC बिल्कुल सही हैं और इसका सही आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा। इतनी बात हो गई। अब मैं एक शब्द और बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्रैचमर के बारे में पूछा गया है ना। इन दोनों में अंतर, एक चीज देखोगे आप सेल्डन और क्रैचमर में, जब बेटा क्रैचमर की बात आएगी ना तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये गोलकाय, गोलकाय यानी कि स्थूल भी बोल सकते हैं। मोटा टाइप के लोग, मोटे मोटे टाइप के होते हैं ना, कम हाइट वाले, इसके लिए वो पिकनिक शब्द भी प्रयोग करता है। ध्यान रखना, पिकनिक। तो वो ये भी पूछ सकता है सेल्डन ने या क्रैचमर ने। तो ध्यान रखिएगा, क्रैचमर ने या क्रैचमर के सिद्धांत को पिकनिक टाइप सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि ये गोलकाय या स्थूलकाय या गोलाकार लोगों के लिए पिकनिक शब्द का प्रयोग करता है। ये आ चुका है कि पिकनिक शब्द प्रयोग किसने किया, तो ध्यान में रखिएगा क्रैचमर। इतनी बात हो गई।
एक बात और बोलना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, गोलाकार, ठीक है, सुडोलकाय और दुर्बल, इन तीनों को जोड़ोगे ना, तो इन तीनों को जोड़ने से एक मिश्रित रूप भी देखने को मिलता है। मिश्रित का अर्थ हो गया जिसमें तीनों प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, दुर्बल वाली भी, सुडोल का भी यानी कि मसल्स मजबूत वाला भी, और गोल का यानी कि हट्टे कट्टे टाइप के तीनों प्रॉपर्टी, ये मिश्रित कहलाएगा। और इस मिश्रित के लिए जो शब्द आया है डायाप्लास्टिक, क्या आया है? डायाप्लास्टिक। तो एक क्वेश्चन और बनेगा आपका कि डायाप्लास्टिक शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था? तो ध्यान में रखिएगा, क्रेचमर था। और डायाप्लास्टिक का अर्थ क्या होता है? तीन चीजों का मिश्रण, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, यानी कि गोलाकार और आपका सुडोलकाय और दुर्बलकाय, इन तीनों का मिश्रण आपका प्लास्टिक या मिश्रित रूप कहलाता है। और यह देने वाला था आपका कौन? सेल्डन नहीं, क्रेचमर। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी भी आपके लिए जरूर काम की होगी। और दूसरे का आंसर तो आप लगा लिए होंगे, डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन है टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? देखिएगा, सिंपल भाषा समझिएगा, अभिक्षमता। टीईटी टेस्ट, टीएटी नहीं है, टीईटी टेस्ट है। और टीईटी जो होता है आपकी अभिक्षमता से संबंधित है, बौद्धिक क्षमता नहीं, अभिक्षमता से संबंधित होता है आपका ये टेस्ट, एप्टीट्यूड, ध्यान रखिएगा, अभिक्षमता। ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। अब चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बोलता है बच्चा, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत। और ध्यान रखना, संघनन का सिद्धांत जो है वो आपकी मेमोरी या स्मृति से संबंधित है, स्मृति से संबंधित है आपका संघनन का सिद्धांत। अब देखिएगा, ए बी और डी ऑप्शन, ए ऑप्शन तो अभिगम लिखा हुआ है, ये अधिगम है आपका। और सी ऑप्शन अभिप्रेरणा, मोटिवेशन है। और ये डी ऑप्शन देखो सृजनात्मकता है। और सृजनात्मकता का परीक्षण टॉरेंस ने दिया था, याद कीजिएगा, एलिस पॉल टॉरेंस ने सृजनात्मक परीक्षण चिंतन का जनक माना जाता है, एलिस पॉल टॉरेंस। जबकि 4 चरण की बात आएगी ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो वो जी वालस, ग्राहम वालस का नाम आएगा। और कैसे 4 चरण हैं वो एक बार जाके देखिए, आपको वहां पे सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, वो सिर्फ वो बोल रहा है कि संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो तुरंत आंसर दीजिएगा, ये आपका स्मृति और मेमोरी से संबंधित आपका क्वेश्चन होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि, ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, व्यक्तिनिष्ठ बोल रहा है, व्यक्तिनिष्ठ को हम लोग आत्मनिष्ठ भी बोलते हैं। बहुत सारी विधियां आप देखोगे व्यक्तित्व में, आत्मनिष्ठ होती हैं, व्यक्तिनिष्ठ होती हैं। व्यक्तिनिष्ठ यानी कि जिसमें हम लोग व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होते हैं, ध्यान रखना, व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ को हम लोग आत्मनिष्ठ भी बोलते हैं। और ये मनोविज्ञान की सर्वाधिक प्राचीन विधि मानी जाती है, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, और जिसको देने वाले थे आपके विलियम वुंड। और अंतर्दर्शन का अर्थ होता है आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको जानना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बही दर्शन तो वॉटसन का नाम आ जाएगा, वो अलग चीज हो जाएगा आपका। सबसे व्यक्तित्व मापन की सबसे प्राचीन विधि आपकी कोई बात करे तो आपको ध्यान में रखना है, अंतर्दर्शन विधि मानी जाती है, जिसे हम लोग व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ के नाम से भी जानते हैं। और आत्मनिष्ठ वो विधियां होती हैं जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन जब किया जाता है ना, एक व्यक्ति का मापन, एक बार में एक व्यक्ति का मापन किया जाएगा। जब एक से ज्यादा लोगों की बात होगी ना, तो वो वस्तुनिष्ठ विधि कहलाएगी। यानी कि ये व्यक्ति विशेष तक ही सीमित है, आपकी अंदर क्या चीज चल रही है उनको जानना,
वो आपका व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ कहलाएगा और इसे अंतर्दर्शन विधि के नाम से भी जानते हैं और ये सबसे प्राचीन विधि भी मानी जाती है। उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग लगा लिए होंगे। चलिए चलिए अब आते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? भाई, कनाडा का रहने वाला अल्बर्ट बंडूरा, जिसके सिद्धांत को भाई सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी एसएलटी के नाम से जानते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। याद कीजिए, इनका सिद्धांत जो था, इन्होंने अपने सिद्धांत में बारबी डॉल या एक गुड़िया पर अपना प्रयोग किया था और गुड़िया के साथ हिंसात्मक व्यवहार किया गया था। तो बच्चे वहां बैठे थे। जब कोई भी इंसान किसी गुड़िया को डेली डेली मारेगा तो बच्चे इन सब चीज़ों को देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो गुड़िया को मार रहा है और 10 दिन तक वो गुड़िया को मारता रहा और बच्चे देखते रहे। तो बच्चे अवलोकन के माध्यम से, अवलोकन को बोला जाता है प्रेक्षण, यानी कि अवलोकन, प्रेक्षण, और जो बार बार मार रहा है ना, वो मार रहा था वो व्यक्ति, तो बच्चे भी उस गुड़िया को कुछ दिनों बाद देखकर अवलोकन के द्वारा या प्रेक्षण के द्वारा अनुकरण उनके अंदर आ जाएगा, यानी कि वो बच्चे भी गुड़िया को मारने का काम करेंगे। यानी कि अल्बर्ट बंडूरा बोलता है कि बच्चे वही चीज़ सीखते हैं जो समाज में उनके सामने होती है, उनको अवलोकित करेगा, प्रेक्षित करेगा, प्रेक्षण करेगा और उनको अनुकरण के माध्यम से करने की कोशिश करेगा। इसलिए इनके सिद्धांत को हम लोग सामाजिक अधिगम तो बोलते ही हैं क्योंकि समाज में हो रही हैं चीजें, और प्रेक्षण का, अवलोकन का, अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इतनी बात हो गई। यानी कि कुल मिला के ये बोल सकते हैं, ये सिद्धांत ये सिखाना चाह रहा है, हम लोग अनुकरण नकल करके सीखेंगे तो कक्षा में वही चीज सिखाई जाए ना जो काम की है। जो बेफालतू चीजें होंगी तो बच्चा उनको अनुकरण प्रेक्षण से सीखेगा तो वो कोई चीज़, अच्छी चीज़ सीख ही नहीं पाएगा। तो बेहतर चीज़ें बताई जाएं तो बच्चा बेहतर चीज़ों को प्रेक्षण, अवलोकन और अनुकरण के द्वारा सोसाइटी में, समाज में अच्छी चीज़ें सीखता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। बारबी डॉल पर अपना प्रयोग किया और इनके सिद्धांत को मॉडलिंग का सिद्धांत भी बोलते हैं, मॉडलिंग का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मॉडलिंग भी आपको बताएंगे। मॉडलिंग का अर्थ होता है कि हम जब कुछ सीखते हैं तो हम जिसको देख कर सीख रहे हैं। जैसे आप देखो, आप जब कक्षा 10 पास कर लेते हो, आप कुछ बनना चाहते हो तो अपने घर में विवेकानंद लगा लेते हैं, विवेकानंद जी का पोस्टर लगा लेते हो, अब्दुल कलाम का पोस्टर लगा लेते हो। तो वो आपके लिए मॉडल है, आपके लिए नमूना प्रतिदर्श हैं। उसको मॉडल मान के आप उनको देखकर आप कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करते हो। तो अल्बर्ट बंडूरा बोलता है कि हम किसी को देखकर मॉडलिंग के माध्यम से, मॉडलिंग यानी कि उस व्यक्ति को अनुकरण, कुछ करते हुए देखकर अनुकरण के माध्यम से किसी को मॉडल अपना बनाकर मॉडलिंग से भी हम लोग सीख सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मॉडलिंग का सिद्धांत भी इन्हीं का ही है। अब मैं आपको बता दूं मॉडलिंग क्या है। कुछ चरण दिए, मान लेते हैं कि आपको खेतीबाड़ी नहीं आती, खेतीबाड़ी नहीं आती, आपको करना है। आप गांव गए, पापा तो खेतीबाड़ी करते थे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पापा करते कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद पापा हंसिए से कैसे कटाई बुनाई करते हैं खेतीबाड़ी में, तो आप पापा को देखेंगे। उसके बाद आप उस काम को करने की कोशिश करेंगे। अगर काम करके आपने खेतीबाड़ी करके चावल पैदा कर दिया तो आप खुश हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। तो आपके लिए वो जो पापा जो काम कर रहे थे ना, आपके लिए वो मॉडल हैं, जिनको अनुकरण के माध्यम से, आपके लिए वो मॉडलिंग का काम करते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को मॉडलिंग, अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। आंसर आप लोगों ने छठे का ए लगा लिया होगा। ठीक है, व्यवहारवादी बोले ही नहीं जाता इनके सिद्धांत को। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, और मनोलैंगिक सिद्धांत आपने जो दिया था, याद कीजिए, सिगमंड फ्राइड है ये, डी सिगमंड फ्राइड, और ये जीन पियाजे। और व्यवहारवादी जानते ही हो, एक व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे। और व्यवहारवाद का जनक भी आप जानते हो, वॉटसन को माना जाता है। ठीक है, तो छठे का आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है। भाई, सबकी लाइफ में पठार तो आता ही है। कौन सी गाड़ी
चलती जाएगी। 700 की स्पीड से भागने वाली ट्रेन भी जो होती है उसमें ब्रेक धक्के लगते हैं, रिटार्डेशन आता है, उसकी गाड़ी मद्दी होती है, रुकती है। ये तो जीवन का पार्ट है पठार आना। लर्निंग में पठार आना तो एक होता ही है आपका। अब देखिएगा, ना आए अधिगम में पठार क्यों आता है? पठार यानी कि आपकी गति ना बढ़ती है ना घटती है, और आप इस तरीके का आकार ले लोगे। ये जो समतल आकृति है ना बच्चे की गति बढ़ रही है ना घट रही है, जितना उसने पढ़ा था उससे ज़्यादा हो नहीं रहा है, ना कम हो रहा ना ज़्यादा हो रहा। ग्रोथ रुक गई आपकी सीखने की। अब क्यों रुकी भाई? परिपक्वता के कारण। परिपक्वता तो आपको अधिगम में पठार नहीं बनाएगी। पठार में तो आप क्या, रुक गई गति आपकी सीखने की। परिपक्वता तो आएगी, जैसी जैसी मैच्योरिटी आएगी तो हमारा तो अधिगम और बेहतर होगा, उससे पठार कहाँ बनेगा? अभी प्रेरणा के कारण। अभी भाई मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा तो तुम सीखोगे और बेहतर तरीके से, तो वो भी आपको पठार क्यों बनाएगा? वो तो आपके अधिगम की गति को बढ़ाएगा। थकान के कारण, बिल्कुल। अभिरुचि के कारण। अबे बताओ, किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो काम आप जल्दी करते जाओगे आप लोग, तो उसमें कहाँ से पठार आएगा आपका? यानी कि ए, बी और डी तो हो ही नहीं सकता। ये पठार नहीं बना रहे, ये आपकी तरक्की करा रहे हैं। जबकि थकान हो गया ना, चाहे वो मानसिक रूप से थकान हो चाहे शरीर रूप से थकान हो, शरीर थक गया, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, पढ़ना था लेकिन नहीं कर रहे हैं, तमाम रीजन हो सकते हैं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, थक गए हैं आप लोग, तो थकान के कारण पठार आपका बन जाएगा। आप क्योंकि सीख नहीं रहे हो इस स्थिति में, यानी कि सातवें का आंसर आपका थकान के कारण होगा। इतनी बात हो गई, और यारी और शेयर करेंगे हम लोग। अधिगम में जब आप वक्र पढ़ते हो तो अधिगम वक्र पे सबसे पहले अध्ययन मैंने हर लेक्चर में अपना बताया है। 1885 में हरमन एबिंगहास, हरमन एबिंगहास, एबिंगहास नामक व्यक्ति का नाम आएगा। सबसे पहले 1885 में हरमन एबिंगहास ने ही इन वक्रों के बारे में जानकारी सर्वप्रथम दी थी, और बाद में विस्तार में ऑर्थर विल्स हो गए और भी अन्य व्यक्ति हैं, उन्होंने इस पर और विस्तार से जानकारी दी। लेकिन अगर आपसे पूछे अधिगम वक्र लर्निंग कर्व का फादर कौन है, तो हरमन एबिंगहास का ही नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, एबिंगहास बहुत महत्वपूर्ण नाम है। जब आप मेमोरी पढ़ते हो, जैसे स्मृति बोलते हो, जब आप विस्मृति भूल जाना पढ़ते हो, तो स्मृति विस्मृति पर भी सबसे पहले अध्ययन एबिंगहास ने किया। और जो भूलने के कर्व होते हैं या विस्मृति के जो कर्व बनते हैं, ग्राफ जो होते हैं, वो भी देने वाला एबिंगहास ही था। और मैंने कक्षा में एबिंगहास का वक्र भी बनाकर दिखाया है, कैसे हम लोग महीने की 31 तारीख को, मैं महीने की 31 तारीख यानी कि कोई भी चीज पहले दिन से 31 तारीख तक कुछ भी आपने पहले दिन सीखा है, तो 30 दिनों बाद, 31 दिन बाद आपने जो कुछ सीखा था उसका 21% ही आपके दिमाग में याद रहेगा, बाकी सब आप सब कुछ भूल जाओगे, सिर्फ 21% याद रहता है। ठीक है, इतनी बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर आपको मिल ही गया है, पठार बनता है थकान के कारण, सातवें का सी। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो कोशिश करो कि उससे संबंधित अन्य तथ्यों को भी आप लोग कवर करते हुए चलेंगे। पानी वानी भी पीते रहो, खाना वाना भी अच्छा खाते रहो, और मोटिवेटेड रहो, खुश रहो। जीवन है, समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन समस्याओं से पार पाना ये आप लोगों का, मैं जानता हूं कि आप लोग कर जाएंगे। बस डटे रहिए, डटे रहिए, डटे रहिए। ये तो जीवन का एक हिस्सा बन गया है कि अभी फिर से देखिए, आप समस्याएं आप लोग देख रहे हो, फिर से ग्रोथ रुक जाती है कि आपका बंद हो चुका है कुछ दिनों के लिए। बट चलिए देखते हैं। दर्पण चित्र परीक्षण, मिरर इमेज, किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? सिंपल सा ध्यान में रखिएगा कि मिरर इमेज जो होता है ना, एक एक मशीन बना देती है, उस पर मिरर बना देते हैं, लैंप लगा देते हैं, उसी से संबंधित ये टेस्ट है। मिरर इमेज टेस्ट ध्यान रखिएगा, पहले ये अधिगम से है और ये अधिगम अंतरण से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहले तो इतना ध्यान रखिएगा, बॉम्बे आपका बिल्कुल सही है।
अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर अंतरण ना होता, स्थानांतरण होता तो भी बात बराबर होती। एक बात इतनी ध्यान रखिएगा, तो अधिगम अंतरण या स्थानांतरण से ही संबंधित है मिरर इमेज या दर्पण चित्र परीक्षण। आपसे ये भी पूछ सकता है, अधिगम अंतरण की विचारधारा देने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। पूरा नाम तो ध्यान में रहता नहीं है आप लोगों को, लेकिन तब भी ध्यान में रख लीजिएगा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। जिन्होंने शिक्षा के लिए क्या काम किया है आप अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने प्राथमिक और गौण नियम दिए हैं, जिन्होंने प्रयास त्रुटि भूल का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, और जिन्होंने एस आर उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, जिन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली और मछली पर किया था। और थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी हैं, दंड पुरस्कार पुनर्बलन की बात करते हैं। इतनी बात ध्यान में रहेगी, हम लोग ने चर्चा कर ली। आगे बढ़ते हैं। ये आंसर अधिगम अंतरण लगा लिया होगा। अब अधिगम अंतरण क्या होता है वो भी संक्षेप में जान लें। कुछ भी पुरानी चीज सीखी, नई चीज सीखने जा रहे हो, पहले कुछ सीखा अब नया कुछ सीखा, तो पुरानी वाली चीज नई चीज को सीखने में या तो मदद करेगी तो अधिगम अच्छा होगा, या मदद नहीं करे बल्कि मदद ना करे रुकावट करने का काम करे, या ना मदद कर रही है ना बाधा करने का काम करे। यानी कि प्रीवियस नॉलेज नई नॉलेज के सीखने में कितनी मदद कर रही है, पुराना ज्ञान कितना शिफ्ट हो रहा है नई चीज में। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ही दिया था। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से मापन में प्रयुक्त होता है। देखिएगा, क्लाउड पिक्चर की बात कर रहा है ना। चलिए आपके सामने ऑप्शन लगे हुए, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लें। चलिए ये देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर, आपने एक पिक्चर खींच ली या एक खाली पेपर पे आपने बादल के चित्र बना लिए, इमेज बना ली, ठीक है। और ये क्लाउड पिक्चर टेस्ट, पहली बात तो ध्यान में रखिएगा, आपकी व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से संबंधित है। और क्लाउड पिक्चर टेस्ट आपका एक प्रक्षेपण टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। और प्रक्षेपण टेस्ट या प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने किया था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है, जो कि एक प्रक्षेपण टेस्ट है, ये व्यक्तित्व से संबंधित है और प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था। ध्यान में रखिएगा, ऐसे टेस्ट जिनमें हम वीडियो का सहारा लें, कोई चित्र डायग्राम का सहारा लें, या कोई फिल्म चल रही है, कुछ चित्र बने हुए हैं, कोई डायग्राम वायग्राम की बात हो रही है, वो चित्र रियलिटी में कुछ नहीं है। जैसे स्याही धब्बा परीक्षण पढ़ोगे ना, तो हरमन रोसार्क ने स्याही धब्बा के परीक्षण में 10 कार्डों का प्रयोग किया था। तो हरमन रोसार्क ने इंक फेंकी थी, स्याही धब्बा, तो कुछ कागजों पर इंक पड़ गई और वो इंकों के पड़ने से कुछ अजीब से चित्र बन गए जो वास्तव में कुछ नहीं है। लेकिन जब वो चित्र जब व्यक्ति के सामने आ जाते हैं तो व्यक्ति उन चित्रों को देखकर अपने अंदर, उसके अंदर अचेतन मन में क्या चल रहा है वो बताने का प्रयास करता है। तो चित्र हो गया, डायग्राम हो गया, ये सारे के सारे आपके प्रक्षेपण टेस्ट कहलाते हैं और व्यक्तित्व से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। बहुत 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 बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये वाला। बचा टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टीएटी व्यक्तित्व मापन में प्रासंगिक थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब यार मैंने कक्षा में बताया था टीएटी है और 23 जनवरी को टेट का एग्जाम है, स्पेलिंग का ही अंतर हो जाएगा वो बात है, लेकिन टेट पढ़ लोगे। टेट देने गए, मरे मूरे हो गए, या सबको मार मूर दिए, तो मरे मूरे, यानी कि CD मॉर्गन और HA मूरे टीएटी टेस्ट देने वाले थे। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं इस तरीके से। और ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है, क्योंकि इसमें
ताश के पत्तों या कार्डों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, जहां पर कार्ड पे कुछ बना हो, कार्ड वार्ड हो, तो ध्यान में रखना प्रक्षेपण टेस्ट है। और टीएटी आपका व्यक्तित्व से संबंधित है। 16 पीएफ ये भी व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि है। और 16 पीएफ टेस्ट जो था कैटल ने दिया था। किसने? कैटल ने। और कैटल का पूरा नाम है रेमंड कैटल। पीएफ यानी कि व्यक्तित्व कारक, 16 व्यक्तित्व कारक, या पी से पर्सनालिटी, एफ से फैक्टर। ये आपका आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तित्व से ही है। इतनी बात हो गई भाई। तीसरा है रेवन का परीक्षण। ध्यान रखना, रेवन का परीक्षण जो होता है वो व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है। जबकि ड्रॉ आ मैन को ड्रॉ करना, ये आपका व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है जो प्रक्षेपण विधि में शामिल किया गया। यानी कि ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों आपके व्यक्तित्व से संबंधित हैं। जबकि सी अलग आ जा रहा है, यानी कि सी आंसर भिन्न है। और रेवन का परीक्षण यानी कि नहीं भी पता हो, 3 पता होते तो आप सही आंसर निकाल लेते। और इसका राइट आंसर है आपका जो भिन्न है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अब इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं। ये तो अच्छा क्वेश्चन है आपका। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भाई याद आ रहा होगा ना, सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया? याद आ रहा होगा ना, इनसाइट लर्निंग थ्योरी या सूझबूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसी ने दिया था? थॉर्नडाइक ने? नहीं भाई, थॉर्नडाइक ने तो उद्दीपक अनिक्रिया एसआर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दी है। स्किनर ने तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक में। पुस्तक का नाम ध्यान में रखिएगा। और स्किनर के सिद्धांत को आरएस के नाम से जानते हैं, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक में। और नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं स्किनर को सिद्धांत को। अनुबंधन, क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने चूहे का कबूतर पर प्रयोग किया। सूझबूझ से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक बिल्कुल सही है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। 2 बातें यहां पर निकल कर आएंगी, इनको साफ कर लें। फिर देखिएगा, सूझबूझ का सिद्धांत अगर आपसे कोई पूछे, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में इंसाइट के नाम से जानते हैं, कि कैसे व्यक्ति में सूझ आ जाती है, तो जो सिद्धांत अगर पूछे तो नाम लगा देना भैया कोहलर। कोहलर ने दिया, जो एक विचारधारा पे आधारित है और उस विचारधारा का नाम है गेस्टाल्टवाद। ध्यान रखना, एक एक करके सारे पॉइंट बताऊंगा। कोहलर ने सिद्धांत दिया, लेकिन किस विचारधारा पे? गेस्टाल्टवाद। इसलिए इनके सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद भी बोलते हैं। जर्मनी शब्द है गेस्टाल्ट। लेकिन अगर आपसे ये बोले कि गेस्टाल्टवाद शब्द या गेस्टाल्टवाद विचारधारा का जनक कोई है, तो मैक्स वर्देमियर का नाम आएगा। मैक्स वर्देमियर का नाम आएगा। इतनी बात हो गई। क्या होता है गेस्टाल्टवाद का अर्थ? चूंकि ये एक जर्मन शब्द है और गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है कोई भी चीज अपने आप में संपूर्ण होती है, एक होती है, अपूर्ण नहीं, संपूर्ण होती है, होल होती है, टोटल होती है। यानी कि किसी भी समस्या को सॉल्व करने चाहते हो तो पहले पूरी चीज जान लो, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट करो। यानी कि संपूर्ण से अंश, संपूर्ण यानी टोटल या समग्र से अंश की ओर बढ़ना गेस्टाल्टवाद कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। क्या आप फूल काटने जाते हो, या तना काटने जाते हो, या पत्ती काटने जाते हो? क्या काटने जाते हो? पेड़ आता है ना दिमाग में। तो क्यों? पेड़ एक संपूर्ण आकृति है, जबकि तना, पुष्प, पत्ती उसके अंग हैं। यानी कि गेस्टाल्टवाद के अनुसार पहले उसकी समग्रता का, संपूर्णता का अवलोकन करो, जैसे कि पेड़, और उस संपूर्णता का अध्ययन करने के बाद उसके अंशों, फूल पत्तियों का अध्ययन करो।
मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा शरीर जो है अपने आप में संपूर्ण समग्र एक है, टोटल है, इकाई है। ये संपूर्ण कहलाएगा, इसी को गेस्टाल्टवाद कहते हैं। जबकि मेरा हाथ क्या पूरा शरीर है, मेरी आंख क्या मेरा शरीर है पूरा? नहीं, ये उसके अंश हैं। यानी कि पहले बॉडी का अध्ययन और फिर उसके बाद उसके अंशों का अध्ययन, ये गेस्टाल्टवाद कहलाता है। और भी है, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे। अगर आप प्रॉपर एक सिस्टम में देखते जाएंगे ना, तो आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि इतना मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद और भी जानकारी है सूझबूझ के सिद्धांत से संबंधित, जिसमें आपके सूझबूझ के कोहलर के सिद्धांत भी हैं। थोड़ा प्रत्यक्षीकरण कौवे की कहानी भी है, प्यासा कौवा की कहानी। यानी कि आधे घंटे का लेक्चर और है इस पर। कोशिश करूंगा कि अगला क्वेश्चन आए उसमें अन्य बातों को शामिल कर लिया जाए। अब ये बताने की जरूरी नहीं है कोलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी वनमानुष पर प्रयोग किया था, बहुत सारे जानवरों पर प्रयोग किया था, लेकिन सफलतम प्रयोग जो हुए थे वनमानुषों पर हुए। और वनमानुषों में भी कौन? वो सलमान खान वाला सुल्तान। कहाँ पे? एक आइलैंड पे पहुंच गया करते करते, ये आइलैंड पर प्रयोग करने गया। ठीक है, टेनरिफ नाम था उसका, बताते हैं टेनरिफ। और किनारी नामक को, किनारी की तो कपड़े भी आते हैं, आपके ध्यान में रखिए, किनारी नामक शहर में। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए, आंसर मिल गया है। मैकडुगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। भाई, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का क्या होता है? संवेग। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत भी देने वाला व्यक्ति कौन है? विलियम मैकडुगल। जिसने 14 प्रकार के संवेग मूल प्रवृत्तियों की बात करी, वो व्यक्ति भी कौन था? मैकडुगल। ठीक है, ध्यान रखना। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इसी पुस्तक में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, वो शब्द क्या था? व्यवहार। व्यवहार बोला मैंने, व्यवहारवाद नहीं बोला। जहां व्यवहारवाद आया था ना, तब आया था जॉन वॉटसन का नाम, जेबी वॉटसन का नाम। ठीक है, यहां सिर्फ व्यवहार की बात आ रही है। ठीक है, तो संवेग, 14 संवेग मैकडुगल की बात आ रही है। 14 संवेग में आप लोग कुछ संवेगों को तो बहुत ध्यान में, यू युत्सा जैसा हो गया, जिज्ञासा अवसर जैसे हो गए आपके, आमोद विनोद हो गया आपका, अकेलापन में सामूहिकता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति और संवेग क्या? संवेग यानी कि क्या होता है? देखो, सिंपल से हंसाने के लिए बोलता हूँ। जंगल में, ये मैं बताता हूँ अपनी कक्षा में, और भी एग्जाम्पल आएंगे बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये रोचक भी हो जाता है कभी कभार। जंगल में थे, जंगल में शेर आ गया आपके सामने, नाचोगे क्या? हो सकता है बहुत से लोग नाचे, बहुत से लोग तो ऐसे हो जाएंगे, क्या हो गया भाई, शेर आएंगे ना, डरोगे, आपके हाथों में कंपन होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीने से लथपथ हो जाओगे, आपका भौतिक शरीर है ना, उसमें बदलाव होने लगेगा, शरीर लाल पीला, आंखें लाल हो जाएंगी। ये है आपका संवेग, जो आपके शरीर में बदलाव कर रहा है। इतना ही नहीं, शरीर में तो कर ही रहा, दिमाग पे भी प्रभाव कर रहा है। ये है आपका इमोशन। लेकिन क्या खड़े रहोगे क्या, कि मोर की तरह नाचोगे, भागोगे ना, पलायन कर जाओगे ना? 11.2 मीटर पर सेकंड से कहीं अंतरिक्ष ना पहुंच जाना उड़ के, तो भागोगे ना? वो कहलाएगी मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होता है? आपका करने वाला व्यवहार। और मूल प्रवृत्ति हर व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती ही है। यानी कि हर एक संवेग का एक मूल प्रवृत्ति जन्मजात पाया ही जाता है। और मूल प्रवृत्ति यानी कि आपका एक्शन, आपका व्यवहार, जो आप किसी स्थिति में संवेग के होने से करते हो। ठीक है, ऑप्शन तो आपको 13 का बी मिल गया होगा। चलिए, अब इतना हो गया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कौन से है? ये 13। चलिए चलिए, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु। पहले तो भाई आप लोगों को आईक्यू का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, एम ए बटे सी ए, है ना?
मानसिक आयु कितना, MA होता है मानसिक आयु, मेंटल एज 8 वर्ष, और 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु, मेंटल एज 8, जबकि 5 वर्ष उसकी वास्तविक आयु, यानी कि 5। 8/5 गुणे 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन की दिक्कत हो जाती ना, बात ये है। फिर से कर लेता हूँ। इतनी हो गई, ये हो जाता है। MA मानसिक आयु 8/5 गुणे, ये कितना है 100, काट दो 20, 20 × 8 यानी कि 160। यानी कि बच्चा वाकई में दमदार ब्रिलियंट है भाई, आइंस्टीन की तरह, क्योंकि उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है जो अपन ने ऊपर रख दी। MA बट CA क्रोनोलॉजिकल वास्तविक आयु 5 वर्ष है, तो 8/5 और गुणे में 100 होता है। अब हमने काटा तो 20, 5 को 100 काटोगे तो 20 आएगा, और 20 × 8 तो आप जानते हो 160। यानी कि बच्चा है जो काफी ब्रिलियंट है। चलिए ये क्वेश्चन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला जो था उसके ऑप्शन नहीं थे, कुछ चीजें हम लोग देख लेंगे, उसको भी, क्वेश्चन को भी। चलिए आप देखिएगा, लेक्चर आपका बढ़ता जा रहा है। आप उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा, एजुकेशनल क्वोशेंट की अवधारणा किसने दी थी? ध्यान रखिएगा, सीधा सा फंडा है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा में अगर किसी व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर आया है तो सिरिल बर्ड का आया है। और सिरिल बर्ड बोलते हैं कि 80 से नीचे IQ वाले बच्चे जो होते हैं वे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। और पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सर्वप्रथम सिरिल बर्ड ने दी है अपने सिद्धांत में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वाकई में इंपॉर्टेंट है। अगला जो बुद्धि से संबंधित आएगा, मैं और इस पर थोड़ी थ्योरी है, कुछ नाम है, वो मैं आपको नोट करा दूंगा। अभी इतना ध्यान में रखेंगे। चलिए अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन बच्चा है कि वो ये बोलता है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। यार मूल्यांकन मापन पढ़ा था मैंने कि कोई भी एक टेस्ट पेपर बनाना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि सीटेट ने एक टेस्ट पेपर बनाया, वो सोचती है, वो चाह रही है कि वो जो टेस्ट लेगा वो एक उत्तम परीक्षण हो, बेहतर से बेहतर आपका टेस्ट लिया जाए। और जो भी टेस्ट आपके लिए बनाया जाएगा, मैंने एग्जाम्पल बोला कि सीटेट आपके लिए एक परीक्षण ले रहा है, तो वो सीटेट जो परीक्षण लेगा आप लोगों के लिए, पूरी आबादी के लिए, उसमें क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं ये तो आप पढ़े होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेहतर परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं फिर आप बताइएगा। उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता। अरे भाई, कोई भी टेस्ट पेपर बनेगा या आप बनाओगे तो आप चाहोगे ना कि विश्वास पैदा हो बच्चों के अंदर, विश्वसनीयता तो होना ही चाहिए। और विश्वसनीयता को इस तरीके से समझिएगा, मैंने टेस्ट दिया, मेरे 20 नंबर आए, टीचर ने चेक करा। अब क्या हुआ कि उस टीचर ने किसी अपने दोस्त से दूसरे दोस्त से अपने अन्य टीचर से चेक करवाया, तो एक दूसरे वाले दोस्त ने किसी अन्य से चेक कराया, उसने बोला कि 25 आंसर है। आंसर बदल रहे हैं, कॉपी जितनी बार भी चेक हो आंसर ना बदले, तब तो विश्वास आएगा। अब आंसर बदलने लगे तो विश्वास कहाँ से आएगा? यानी कि विश्वसनीयता तो होना चाहिए। और कोई भी टेस्ट जो होगा उसकी कुछ ना कुछ वैधता, वैलिडिटी तो होना ही चाहिए यार, ये तो बहुत मस्ट है। वैधता का अर्थ होता है आपके उद्देश्य पूरे होना चाहिए। इसको मोबाइल फ़ोन की तरह लीजिए, मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज कराते हो ना, सिम लेते हो ना, क्या वो सिम, मोबाइल फ़ोन जो होता है वो क्या करता है? आप बोलते हो कि ये सिम 1 साल के लिए वैलिड है, और 1 साल तक वैलिड है, तो यानी कि 1 साल के बीच में आपके जो भी उद्देश्य होंगे उस फोन सिम से संबंधित, बात करना, नेट चलाना, उन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। लेकिन 1 साल के बाद नहीं करेगा। यही तो वैलिडिटी बोलते हो कि भाई इसकी वैलिडिटी कितने समय की है, यानी कि वैलिडिटी यानी कि उस समय तक वो आपके उद्देश्य को पूरा करेगा। तो कोई भी टेस्ट परीक्षण हो जो बनाओगे उसकी भी तो वैलिडिटी होना चाहिए ना, कि वो आपके उद्देश्यों को पूरा करने का काम करे। ये भी तो उत्तम परीक्षण की विशेषता है। यानी कि
ये भी आंसर नहीं है, ये तो सही है, ये तो विशेषता है। सी ऑप्शन देखिएगा, वस्तुनिष्ठता। भाई कोई भी टेस्ट पेपर बनाओ उसमें वस्तुनिष्ठता तो होना ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव चीज होना चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठता से क्या होता है ना, भेदभाव या भेदभाव नहीं बदलता, क्योंकि सभी एक बिंदु पर आके रुकेंगे, एक आंसर पे रुकेंगे। कोई भी टीचर होगा वो ए बी सी डी में से एक ही आंसर निकालेगा, जबकि आप लिखने वाले क्वेश्चन होते ना 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, 50 शब्दों में, वो टीचर के ऊपर निर्भर हो जाते, टीचर ने किसी को ज़्यादा दे दिए, किसी को कम दे दिए। इसलिए टेस्ट में वस्तुनिष्ठता ज़्यादा होना चाहिए, आत्मनिष्ठता नहीं होना चाहिए। यानी कि तीन चीज़ सही है, यानी कि अभी क्षमता बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा जो इससे भिन्न है, यानी कि डी आंसर हमारा होगा। एक उत्तम परीक्षण में ए बी सी तीनों होना चाहिए, लेकिन अभिक्षमता की बात नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा 22वां। ओके, 22 तक पहुंच गए हम लोग, क्या बात है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। एक तत्व सिद्धांत, यार बिने टर्मन स्टर्न, अल्फ्रेड बिने, एक तत्व सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी। अल्फ्रेड बिने ने ही तो दिया था, एक तत्व एक कारक सिद्धांत, बुद्धि में एक तत्व मौजूद होता है, और एक तत्व एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। निरंकुश यानी कि जिसपे अंकुश ना लगे, बोल रहे हैं एक ही तत्व है, एक ही तत्व है, एक ही तत्व है, अरे ऐसे कैसे भाई। दूसरा बोल रहा नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। बिने बोल रहा नहीं, एक ही भाई है, एक ही तत्व होता है, मेरी बात मानो, एक तत्व। यानी कि मेरी बात पे अंकुश नहीं लगा सकते, मैं निरंकुश हूँ भाई, ऐसे ध्यान में रख लेना। यानी कि एक तत्व सिद्धांत एक कारक सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था आपका अल्फ्रेड बिने, और बिने के साथ साथ टर्मन और स्टर्न ने भी सपोर्ट करा था इस सिद्धांत को, ये बुद्धि का सिद्धांत है। दो तत्व सिद्धांत, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जनरल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर, और इन दोनों को जोड़ दो तो तीसरा फैक्टर निकल जाएगा सामूहिक कारक। यानी कि दो तत्व और तीन तत्व, द्वि कारक और त्रि कारक, चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया था, ये भी बुद्धि का सिद्धांत है। यानी कि ए बी तो हो ही नहीं सकते। प्रत्यागमन आपका हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में प्रत्यागमन का कोई सिद्धांत नहीं है, ध्यान रखना, ये तो आनुवांशिकता से संबंधित है, प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं होता। बहुतत्व सिद्धांत होता ही है ना, और बहुतत्व सिद्धांत होता है थॉर्नडाइक का, है ना, बहु बुद्धि में असंख्य तत्व अणु की तरह, परमाणु की तरह, बालू की ढेर की तरह होते हैं। जिस तरह बालू के कण जो होते हैं, बालू में जो होती है, बालू का जो ढेर होता है उसमें असंख्य कण होते हैं, असंख्य तत्व होते हैं, उसी तरह हमारे बुद्धि में भी असंख्य तत्व होते हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को बालूवाद का सिद्धांत, और बालू कण है, कणवाद का सिद्धांत, बालू प्रोटॉन है जिन्हें परमाणु अणुवाद भी कहते हैं। यानी कि बहुत तत्व सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है, और देने वाला व्यक्ति आपका थॉर्नडाइक। यानी कि ए बी डी तो हो ही नहीं सकता, यानी कि आंसर आपका सी मिल गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग लगा लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? एंडोक्राइन, यानी कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर नहीं है। एड्रिनल ग्रंथि भाई, पीयूष ग्रंथि आपकी, थायराइड यहाँ पर, पीयूष आप जानते ही हो, और एड्रिनल आपका फियर फैक्टर याद होगा आपका एड्रिनल में, ये सब तो अंदर है, लार तो बाहर है, लार तो बाहर है, सिंपल सा ध्यान रख सकते थे। यानी कि 23वें का आंसर आप सी बिल्कुल सही लगा लेंगे। लार जो होती है अंतःस्रावी नहीं है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? चलो पढ़ते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है, सारी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। भाई स्विट्जरलैंड का रहने वाला पियाजे, जिसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिनके सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने संज्ञान की चार अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था जो थी ज्ञान इंद्रियों की अवस्था थी, जननेन्द्रिया या ज्ञान इंद्रिया या
संवेदी गामक, ठीक है, 0 से 2 वर्ष, ये तो पहली अवस्था है। औपचारिक जो है वो चौथी अवस्था है 11 वर्ष के बाद। औपचारिक को अमूर्त चिंतन अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये दूसरी अवस्था है जिसका समय 2 से 7 वर्ष है, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। और सेकेंड स्टेज 2 से 7 वर्ष, ध्यान रखिएगा, अविलोमीयता, अनुत्क्रमणिता, असंरक्षण का भाव, या विकेंद्रीकरण की समझ, गिलास जो होता है ना पानी को नहीं पलटा पाता है, पलटाव, सब कुछ इसी अवस्था से संबंधित है। यही आपका महत्वपूर्ण है, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आंसर आपका सी बन गया है। जीववाद, अहम केंद्रता, इसी अवस्था में देखने को मिलेगा आपको। और ज्ञान का एक ही जगह सेंटर देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग केंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। इस आपका सब कुछ पूर्व संक्रिया की अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच में ही स्थित है आपका, ठीक है। यानी कि जबकि मूर्त संक्रिया की अवस्था आपकी तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है, यानी कि चिंतन आपका मूर्त हो जाता है आपका, ठीक है। आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? वंशानुक्रम, बिल्कुल है। वातावरण, बिल्कुल है। वातावरण ही सही नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं हमारी शरीर की गति रुक सकती है। खेल एवं व्यायाम, भाई खेल और व्यायाम तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे इन्वॉल्वमेंट होता है, समाजीकरण होता है, एक दूसरे से घुलना मिलना होता है, और खेलने के बाद शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाती है और दिमाग काम करने लगता है। यानी कि सारे कारक आपके उपयुक्त सभी आपके विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र, भाई जहां 100 नहीं है वो तो हटा ही दो, यानी बी और डी तो होगा ही नहीं। वास्तविक आयु ऊपर नहीं होता, ऊपर मानसिक आयु होता है। मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, और नीचे वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल, यानी कि ए आपका सही है। MA/CA × 100, यानी 26 का आंसर आप लोग लगा लिए होंगे, ए, ठीक है। अब 27 पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? भाई मैं एक आपको बता दूं, ये वाली चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतनशील सोच, प्रगतिशील शिक्षा हो चाहे चिंतनशील सोच हो, और प्रगतिशील शिक्षा का मॉडल देने वाले व्यक्ति जो थे ना वो जॉन डीवी थे, जिन्होंने शिक्षा का 3D मॉडल या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया शिक्षा को बताया था। टीचर, स्टूडेंट, पाठ्यक्रम जैसी बातें करी थी, ठीक है। स्मिथ ने 2 डायमेंशन बात करी थी, जबकि स्मिथ ने बोला था 2 चीजें होती हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई बोले चिंतनशील सोच या प्रगतिशील शिक्षा का जनक अगर किसी को माना जाता है तो वो माना जाता है डीवी जॉन डीवी। और इन्होंने अपनी सिद्धांत में प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रयोग किया था। परियोजना विधि होती क्या है एक्चुअल में, उससे संबंधित सिद्धांत भी सबसे पहले जॉन डीवी ने ही दिए हैं। बाद में प्रोजेक्ट विधि किसी अन्य व्यक्ति ने दी है, उसका नाम आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, चिंतनशील सोच हो या प्रगतिशील शिक्षा हो, उसके जनक आपके जॉन ड्यूबी माने जाते हैं, और जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी बताया था। इतनी उम्मीद मैं करता हूं कि आप बता दिए होंगे। 3 ध्रुव हैं आपके, ये इस तरीके से बना सकते हैं, टीचर है, स्टूडेंट है, पाठ्यक्रम विषय वस्तु है। जबकि 2 ध्रुवीय बताई थी एडम्स ने, ठीक है। इतनी बात हमारे सामने, हमने आपके सामने चर्चा करी, ठीक है। अभी मैंने बोला ना और भी है, लेकिन क्या है कि लेक्चर लेंथी होता जा रहा है, अपलोड नहीं हो पाता। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, 2 GB का हो जाएगा, कैसे अपलोड करना ये मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी कर ही लेते हैं, समाप्त कर ही दो आज तो भाई। आगमन तर्क के स्तरों में कौन सी चीज शामिल नहीं है? आगमन विधि पढ़े है ना, उसी की बात कर रहा है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? इंडक्टिव मैटर। भाई आगमन विधि वही, उदाहरण से नियम, स्थूल से सूक्ष्म, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, उदाहरण से
नियम, आगमन विधि तो पढ़ते हैं, अवलोकन तो उदाहरण का कराया ही जाता है, और फिर सामान्यीकरण होता ही है, प्रयोग होता ही है, कल्पना जो होता है आगमन विधि का तर्क, आगमन विधि में कोई भी लेवल नहीं होता। तो देखिएगा इसका राइट आंसर डी लगा लीजिएगा, कल्पना आगमन विधि के तर्क स्तरों में शामिल नहीं है। सबसे पहले आगमन विधि में ध्यान रखिएगा, उदाहरण के माध्यम से उदाहरण का अवलोकन कराया जाता है और बच्चा उस उदाहरण का अवलोकन करके खुद प्रयोग करता है, और फिर अवलोकन प्रयोग के बाद ध्यान रखिएगा वो किसी नियम पर पहुंचता है, वो सामान्यीकरण कहलाता है। और जब नियम बन जाता है तो नियम पर ठप्पा लगाया जाता है, पुष्टिकरण या आपका ठप्पा लगाना, वो भी आपका आगमन तर्क में शामिल है, लेकिन कल्पना शामिल नहीं होता, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये